हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 फरवरी का करंट अफेयर। आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट आ चुका है, तो बजट के भी जो मुख्य बिंदु है हम उनको डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के थॉट से। 1 फरवरी को जो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनकी पुण्यतिथि थी। तो उन्हीं के थॉट से आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि सपनों से लेकर कामयाबी तक का रास्ता बिल्कुल मौजूद है। बस आपको उसे तलाशने का दृष्टिकोण हो और उस पर पहुंचने का हौसला हो, इस पर चलने की दृढ़ता हो। तो कल्पना चावला हरियाणा की एक बेटी, जिन्होंने उस टाइम पर जब लड़कियों को शायद घर से बाहर निकलने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, उस समय पर उन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी। उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं। 2 फरवरी का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा एक महत्वपूर्ण दिन, जिसे हम इम्पॉर्टेंट डेज में डिस्कस करते हैं। वो है वेटलैंड डे। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो इसको पहली बार मनाया गया था 1997 में। और रामसर सम्मेलन, आपने एक स्थान का नाम सुना होगा रामसर, जो कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। तो 2 फरवरी सन 1971 में ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ऐसा प्रावधान रखा गया कि जितनी भी जो वेटलैंड साइड हैं, जो आर्द्र भूमि है, उनको संरक्षित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि जो रामसर सम्मेलन है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए या भारत रामसर का पार्ट कब बना, तो आंसर होगा 1 फरवरी 1921। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 3 डेट हैं। सबसे पहली डेट तो है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, तो ये आपको याद हो चुकी है। अब ये रामसर सम्मेलन में भारत ने कब हस्ताक्षर किया? तो 1981। और कब से हम ये वेटलैंड डे मना रहे हैं? तो वो है 1997। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। इसकी थीम जो है 2023 की, वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अभी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, कि 2023 में जो वेटलैंड साइट हैं इंडिया में, उनकी संख्या कितनी है? तो वो हो चुकी हैं 75। चूँकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए 75 वेटलैंड साइट हो चुकी हैं। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक वेटलैंड साइट कहाँ पर स्थित हैं, तो आंसर होगा तमिलनाडु। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या क्या याद रखने हैं। ये देखिए, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड, क्योंकि बजट आज का जो है सबसे मुख्य विषय रहा है। तो बजट 2023-24, सबसे पहले तो बजट शब्द की बात आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या संविधान में बजट शब्द को कहीं पर मेंशन किया गया है? तो जी नहीं, बजट का कोई भी आर्टिकल संविधान में मेंशन नहीं है। हाँ, आर्टिकल 112 में क्या मिलेगा आपको? वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जो एनुअली पूरा बजट का विवरण है वो किस तरीके से होगा, वो आर्टिकल 112 में बताया गया है। लेकिन बजट का प्रावधान कहीं पर भी अलग से नहीं किया गया है। तो बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा, जैसे सप्तऋषि तारामंडल का आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर चूंकि 7 पॉइंट रखे गए हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं। ये इनमें से आपको 4 दे देगा ऑप्शन में और पूछेगा कि एक कोई एक्स्ट्रा कि कौन सा नहीं है। तो 7 के नाम आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास मतलब सबका विकास हो सके। सेकंड है अंतिम छोर तक पहुंचना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। थर्ड है अवसंरचना एवं निवेश, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। फोर्थ है यूथ पावर, युवा शक्ति। 5 है ग्रीन डेवलपमेंट। इस बार के बजट में अगर सर्वाधिक जोर दिया गया है तो वो ग्रीन डेवलपमेंट को दिया गया है, हरित विकास। छठवां है क्षमता को उभारना, कैपेसिटी बिल्डिंग। और 7वां है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 7 के 7 पॉइंट आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, ये आपके मेंस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समावेशी विकास। अब समावेशी विकास कब हो सकता है? जब अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सुविधाएं मिल सकें। वो कब होगा? जब अवसंरचना होगा, निवेश होगा। और ये सब कौन कर सकता है? युवा शक्ति कर सकता है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ग्रीन डेवलपमेंट आवश्यक है। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और फाइनेंशियल सेक्टर
जो होगा वो बूस्ट करेगा। इस तरीके से आपको ये सातों पॉइंट याद कर लेने हैं। और अब बजट की बात आई है तो बजट जो है वो 1 फरवरी 2023 होगा। यहाँ पर 2023 को जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 5वीं बार पेश किया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो अमृतकाल है, अमृतकाल के जो 25 वर्ष हैं उसका ये पहला बजट होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री भारत में रह चुके हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये बताए गए हैं सातों सप्तऋषि बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं, जिसमें समावेशी विकास, ये सब कुछ सातों को पॉइंट्स को बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बजट का सबसे हाईलाइट पॉइंट रहा है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो 7 लाख तक का रिबेट रखा गया है। तो पहले जो 5 लाख था और इसमें 0 से लेकर 3 लाख तक निल है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%। इस तरीके से ये 5 टैक्स स्लैब रखे गए हैं। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया है। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है। त्रिशक्ति प्रहार जो है ये किसका है? इंडियन आर्मी का है। और ये कहाँ पर हो रहा है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है। वेस्ट बंगाल के अगर राज्यपाल, वैसे हमें सारे स्टेट के राज्यपाल नहीं याद करने हैं, लेकिन चूंकि जो जगदीप धनखड़ जी थे जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। तो उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो अब वेस्ट बंगाल के जो बन चुके हैं राज्यपाल वो हैं CB आनंद। तो इस तरीके से अगर कोई अदला बदली होती है तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1978 को। तो इस वर्ष इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। अगर आपको भारतीय तटरक्षक बल का जो सेंटेंस होता है, ध्येय वाक्य होता है, वो पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये टैक्स स्लैब बताए गए हैं कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 तक 5%, फिर 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और अगर 15 लाख से अधिक है तो 30% तक टैक्स लगेगा। ये प्रीवियस ईयर का दिया गया है और ये करेंट ईयर का दिया गया है। तो आप देख सकते हैं क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? चेंजेस नहीं हुए हैं। तो चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु पैसिव निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मीन्स पैसिव यूथेनेशिया के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। जो एक्टिव यूथेनेसिया है ये भारत में अलाउ नहीं है, लेकिन जो पैसिव यूथेनेसिया है ये भारत में अलाउ है। ये कब से अलाउ हुई है? तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें पैसिव यूथेनेशिया को क्या किया गया? अलाउ किया गया था। फिर ये एक्टिव और पैसिव क्या होता है? तो एक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को डायरेक्टली मौत दे देना, मतलब एक लीथल इंजेक्शन होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसको एक लीथल इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें बैठे बैठे इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन भारत में इस एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ नहीं किया गया है। पैसिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउ है। इसका मतलब होता है कि जो भी जीवन रक्षक उपकरण है उनको हटा लेना। लाइक यदि कोई व्यक्ति है वो वेंटिलेटर पर बहुत दिन से है, अब उसका बच पाना नामुमकिन है, तो इस तरीके की दर्दनाक ज़िंदगी से अच्छा है कि मौत मिल जाए। तो वो जो वेंटिलेटर सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये होती है पैसिव यूथेनेशिया। लेकिन ये भी इंसान, कोई भी व्यक्ति को तब मिल सकती है जब लिविंग बिल ज़रूरी हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई यूथ है और वो ऐसा अपना लिख के जाता है वसीयत में कि अगर मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया के द्वारा मौत दे दी जाए।
तो इस जो अटेस्टेड करके ये जो बिल जारी करना पड़ता था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया है, हटा लिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, पैसिव यूथेनेशिया के नियमों का सरलीकरण किया गया है, भारत में इसे कब वैध किया गया था, तो आंसर होगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आप जानते हैं G20 की जो 18वीं बैठक है वो भारत में होने वाली है। तो जी किशन रेड्डी जी है जो पर्यटन मंत्री भी है, तो उन्होंने क्या किया है, जो भारत यात्रा वर्ष है इसका शुभारंभ किया है, जिसमें जो G20 में जो अध्यक्ष मतलब जो भी मेंबर्स हैं भारत आएंगे तो उनको पूरे भारत का दर्शन कराया जाएगा। इसकी जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसका जो लोगो रखा गया है वो रखा गया है नमस्ते। अब ये नमस्ते जो लोगो है वो किस तरीके का है, आप देख सकते हैं ये लोगो बताया गया है, जिसमें भारत में कुतुब मीनार, टूरिज्म सेक्टर के जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है, इसमें क्लियर पिक्चर नहीं आई है। तो विजिट इंडिया ईयर 2023 ये G20 के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। और G20 का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण जी का संबंध किस पेशे से था। शांति भूषण जी एक बहुत ही फेमस लॉयर थे, एक वकील थे और ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी केस इनका बहुत फेमस था, जब इंदिरा गांधी जो है वो किसी क्षेत्र से पार्षद चुनी गई थी, तो उनका क्या है, उनकी जो सदस्यता है उसको हटाने के लिए जो केस किया था वो शांति भूषण जी ने किया था, और उसके बाद इंदिरा गांधी को पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो ये काफ़ी फेमस इनका केस था। शांति भूषण जी एक बहुत ही नामदज वकील थे, और इन्हीं के बेटे हैं प्रशांत भूषण, इनका नाम भी आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस लॉयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। ये जो पतंजलि फूड लिमिटेड है इसने जो ऑयल पाम है इसके साथ समझौता किया है नागालैंड के साथ। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो हैं। अब ये ऑयल पाम ऑयल क्या होता है, तो चीड़ का तेल होता है ये, चूँकि ये इंडिया में पाया जाता है, तो इसका जो टाई अप किया है वो किसने किया है, पतंजलि कंपनी ने किया है। नागालैंड की बात आई है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। अब यहाँ पर पाम ऑयल की बात आई है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है नाइजीरिया को, और पाम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नाइजर को। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है। तो जो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। इसमें पहले टीचर को शिक्षित किया जाएगा और फिर वो शिक्षिकाएं छात्राओं को शिक्षित करेंगी। पंचामृत योजना और अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश से किया गया है। ये शांति भूषण जी हैं जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। तो ये हरियाणा की धरोहर से एक उड़ान भरने वाली बेटी कल्पना चावला का जो हुआ था वो जन्म हुआ था, और उनकी पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई गई। अब आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। एक क्वेश्चन है कि G20 बैठक 2023 में भारत की ओर से किसे शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है, और सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का यूथेनेसिया को मंजूरी दी गई है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। कल का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष थे साबा कुरैशी, जिनका संबंध हंगरी से है। सेकंड था इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कि 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है, 6.5%। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात पापुआ न्यू गिनी में किया था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया था। जगमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है, विशाखापत्तनम को बनाया गया है। निजी चैनलों को लोकमत की अनिवार्य सामग्री साझा करने की मंजूरी 30 मिनट तक दी गई है।
और पहला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय महिला फाइटर जेट कौन बनी है? वो बनी है अवनी चतुर्वेदी, जिनका संबंध रीवा से है। प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण और कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो राइट आंसर होगा अनंत नागेश्वरन। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग भी कृपया करके आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।